हेलो गाइस, आज हमारी क्लास है। उसमें टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे पार्ट 4A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम समझते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। हमारे देश या कह सकते हैं किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति, ठीक है, जो कि देश को ऊंचाइयों पर ले जाए, देश का सहयोग करे विकसित होने में। उन्हीं कर्तव्यों को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये क्यों आए, और आए तो सिर्फ पार्ट 4A में ही क्यों आए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ओके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या कह सकते हैं कमेटी, ओके, इसकी सिफारिश पर इसने रिपोर्ट पेश की। तब 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। हमें यहाँ पर ये डेट देखनी है 1976। यह वह समय है 1976 जब इंदिरा जी के टाइम में 1975 से 1977 के बीच 21 मंथ्स के लिए इमरजेंसी लगी थी। तो मौलिक कर्तव्य का मेन कारण यही है कि मौलिक कर्तव्य को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो ये समय था, इसी बीच में तो आए हैं मौलिक कर्तव्य। ये वह समय था जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी। किसके कहने पर? इंदिरा जी के कहने पर। तो इंदिरा जी को वह था कि कहीं देश में गतिविधियां ऐसी ना हो जाएं जो माहौल बिगड़ जाए। तो उन्होंने तुरंत अपने, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, ये कांग्रेस के इंदिरा जी के टाइम के सबसे लंबे कार्यकाल के मंत्री थे उनकी कैबिनेट के, ठीक है। ये इंदिरा जी की कैबिनेट जो कि मिनिस्टर्सों की थी कैबिनेट, उसमें सबसे लंबे समय तक कार्यकाल संभालने वाले ये एक मंत्री थे। उनको ड्यूटी दी गई कि आपको एक रिपोर्ट पेश करनी है मौलिक कर्तव्य की, और मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने हैं, ठीक है। तो इन्होंने 10 कर्तव्य दिए थे, अपने जो मूल तत्व दिए थे 10 दिए थे, लेकिन 10 में से सिर्फ इंदिरा जी ने 8 ही माने थे। ओके, 8 माने थे और उसके बाद 2 उन्होंने अपने अलग जोड़े थे। तो इसकी वजह तो हमें मालूम पड़ गई कि मौलिक कर्तव्य को इनका आना क्यों था। ये सिर्फ वजह ये थी कि जो ये पीरियड था 1976, ये था आपातकाल का समय, जिसमें स्थिति देश की बिगड़ने जैसी बनती जा रही थी। इसलिए इंदिरा जी हमारी उस समय की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपने इस समय को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया मौलिक कर्तव्य का। अब हम देखते हैं ये 4A में ही क्यों आए हैं। कुछ तो लोग कहते हैं अगर ये फंडामेंटल राइट्स के पूरक हैं, ठीक है, तो इनको 3rd A में आना चाहिए था, लेकिन ये 4th A में क्यों आए। इसके पीछे की भी वजह है। देखिए, जो ये कर्तव्य शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर बात किसके कर्तव्य की है? देश के नागरिकों के। और इसको जोड़ा यहाँ इसलिए गया है क्योंकि जो पार्ट 4 है, पार्ट 4, उसमें जो राजनीति निर्देशक तत्व हैं, वो देश, ये तो हो गए देश के नागरिक के कर्तव्य, लेकिन वो होते हैं सरकार के कर्तव्य, समझे, जो सरकार है तत्काल में उसके कर्तव्य। तो यहाँ कर्तव्य के बाद कर्तव्य आए हैं। पहला कर्तव्य है सरकार का और दूसरा कर्तव्य है नागरिक का। ओके, यही वजह है कि ये पार्ट 4A में आया है। पार्ट 4 हो गया सरकार की ड्यूटीज हैं। अरे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी एक तरीके से कल्याणकारी योजना है, तो वो भी तो एक कर्तव्य हुआ है देश सरकार का। तो वहाँ उसके कर्तव्य हो गए, उसके बाद ये नागरिक के कर्तव्य आ गए। इसलिए हम इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये 4A में ही क्यों आए हैं। ये 4A में इसी वजह से आए हैं जो हमने बताया है। यहाँ पर पहले सरकार आएगी, फिर नागरिक आएंगे, तो ये हो गई इसकी वजह। अब हम देखते हैं इसके आगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं 10, स्टार्टिंग में 10 हैं और 42nd अमेंडमेंट में 11 में जुड़ा है। तो हम सबसे पहले अपने 10 देखते हैं, ठीक है।
हम बड़ा सिंपल तरीके से देखेंगे जो कि हमें अपने पूरे कर्तव्य याद हो जाए, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। देखिए हमारा जो पहला है और दूसरा है, हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और सेकंड ड्यूटीज़ है, ये किससे रिलेटेड है? ये है आदर्शों से। आदर्शों से अब जब बात आएगी कि आदर्श किसके आदर्श, तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो आदर्श हैं संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान के प्रति अपने आदर्श रखना है। संविधान को बहुत आदर्श वाक्य कहा गया है, इस शब्द को ही बहुत आदर्श शब्द कहा गया है, इसलिए हमें अपने संविधान का आदर्श करना है। इसके बाद राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर्श इससे संबंधित प्रोविजन है। जो दूसरा है इसमें क्या है? दूसरे में ये तो हो गए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, लेकिन यहाँ पर आदर्श की बात आई है तो यहाँ पे आएगी किसकी? फ्रीडम फाइटर्स की। यह हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया याद करने के लिए, दोनों हमें कर्तव्य बहुत सिंपल है। पहले में आदर्श की बात की गई है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की, और जो दूसरा है उसमें आदर्श की बात की गई है फ्रीडम फाइटर्स की। ठीक है, तो पूरा अगर हम याद करेंगे पूरी लाइन तो ये तो बहुत मुश्किल है इतना देर तक याद रखना। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे, दो बार पढ़ लोगे, कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन हमारा मेन जो मोटिव है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करना। ठीक है, तो ये इसी तरीके से याद करना है। पहले में आदर्श की बात की गई है इन तीन चीज़ों की, उसके बाद दूसरे में बात की गई है फ्रीडम फाइटर्स की, ये हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने तीसरे और चौथे की तरफ। तीसरा चौथा, इसमें बात की गई है सेफ्टी की, रक्षा की। इन दोनों में बात की गई है रक्षा की। अब बात आएगी कि किसकी रक्षा, तो सबसे पहले जो तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें रक्षा में करनी है किसकी? अखंडता और संप्रभुता। अब किसकी अखंडता संप्रभुता? देश की, हमारे भारत की। जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है उसमें बात किसकी की गई है? भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा प्रत्येक नागरिक की कर्तव्य बनता है। ठीक है, मतलब अब अखंडता संप्रभुता, हमारे भारत के अंदर जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हमारे भारत से बाहर ना जाएं, ये हमें इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, जो भी हमारी सीक्रेटसी है जो हमारे भारत के अंदर है, ठीक है, जितनी भी जो जांच वगैरह होती हैं, जो प्रक्रियाएं चलती हैं हमारी भारत की देश की, तो वो देश से बाहर ना जाएं। ठीक है, हमारी अखंडता को चोट ना पहुँचे, हमारा देश टूटे ना। ठीक है, ये चीज़ तीसरी में है। चौथी में सेफ्टी किसकी है? चौथी में सेफ्टी है भारत देश की। यहाँ पे भी भारत की थी सेफ्टी, लेकिन यहाँ उसके अखंडता संप्रभुता की है। लेकिन यहाँ किसकी है? भारत देश की किसी अन्य देश से, अन्य देश कह सकते हैं या कह सकते हैं बाहरी देश। मान लो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ जिले हमारे ऐसे हैं भारत के जो अन्य देश के सीमाओं से लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ जिले अन्य देश की सीमाओं से लगे हुए हैं, तो इस जिले के जो नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य है कि हमें यहाँ की गतिविधियों से भारत को सचेत रखना है कि क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, और अगर हमारे
संदर्भ में वो गतिविधियां आ रही हैं तो हमें तुरंत अपनी डिफेंस को बताना है, अपने जिले स्तर के अधिकारी को वहाँ तक खबर पहुँचानी है। इसी की बात की गई है। फोर्थ जो ड्यूटी है हमारी वो ये है, भारत देश को अन्य देश से बचाना है, बाहरी देश से बचाना है। अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है कि हमारे देश पर खतरा उत्पन्न हो सकता है तो हमें तुरंत उसकी खबर देनी है। ओके, इस तरह से ये हमारे 4 हो गए। अब 4 के बाद हम अपने आगे के देखते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में मैं एक और बार बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको सभी याद हो जाएंगे। इसके बाद 5वीं होती है। 5वीं हमारी क्या है? नेबरहुड, ओके, एवं फ्रेंडली नेचर। ठीक है, नेबरहुड एंड फ्रेंडली नेचर। इसमें क्या है, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आस पड़ोस हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, ठीक है, जितने भी आस पड़ोस के जो धर्म हैं, धार्मिक अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, तो उनमें क्या रखना है? भावनाएं समेट के रखनी है। वो भी कैसी? सकारात्मक। और आज के समय में हम अपने इसी ड्यूटी से, इसी कर्तव्य से हटते जा रहे हैं, जिसका कारण बन रहे हैं क्या? राजनीतिक दंगे। जो भी दंगे राजनीतिक हो रहे हैं, वो सभी जो दंगे हो रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक दंगे हैं। और हमारा यहाँ पे फॉल्ट क्या है कि हम अपनी इस भावना को नकारात्मक की ओर ले जा रहे हैं, नकारात्मक, जबकि हमारा कर्तव्य है सकारात्मकता रखना। जब हम सकारात्मक भावना रखेंगे तो हमारे जो नेबर्स हैं, हमारा फ्रेंडली नेचर रहेगा इनके साथ, जितने भी पड़ोसी हैं। ये हमारी ड्यूटी है। इसके बाद अब हम अपना 6वां देखते हैं। 6वां क्या है? 6वां हम देखेंगे अपना इसके बाद कल्चरल। ये मैं आपको वो क्लू पॉइंट दे रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल रहेंगे आपको याद रखने में। कल्चरल में क्या है, हमें अपनी संस्कृति और संस्कार और सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, इन तीनों चीज़ों की, यहाँ पे बात किसकी होगी? संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ठीक है, जो हमारा 6वां जो कर्तव्य बनता है, क्या बनता है? सांस्कृतिक संस्कार और सांस्कृतिक धरोहरों को एक अच्छे स्तर तक बनाए रखना। ये नहीं है कि हम अपने संस्कारों से गिरते आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को डुबोते जा रहे हैं और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं। नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने जो कल्चरल साइट्स हैं, हमारा कल्चर है, इसको बचा के रखें और इसमें भी पॉजिटिविटी रखें। ठीक है, ये होगा हमारा 6वां। ये हमारे 6 हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा 7वां क्या होगा? एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल। देखिए, हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा हम शुद्ध रहेंगे। अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हमारे अंदर काफ़ी सांचारिक रोग फैलने लगेंगे, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। इसके लिए ये हमारी ही ड्यूटी है, हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने देश को एक स्वच्छ पर्यावरण की तरफ ले जाएं। ठीक है, और यहाँ तक की भी बात आ गई है, जितने भी पॉल्यूटेड फर्म्स हैं या कंपनी हैं या माइंस हैं, इनको बंद किया जा सकता है अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है इनसे। तो ठीक है, ये कोई भी, इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है जिससे कि ये अपनी इन फर्मों को बचा सकें। जब बात
एनवायरनमेंट की आएगी, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम नज़दीक जाकर नज़दीकी जो सरकारी जो ऑफिस है उससे जाके खबर दें कि सर हमारी इन फर्मों से हमें हमारा प्रदूषण कैसा हो रहा है, दूषित हो रहा है। ये हमारी ड्यूटी बनती है और हमें जाकर कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और जिसके तहत ये सभी बंद हो सकती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल ये दो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर नागरिकों को ही जिम्मेदारी उठानी है। ठीक है, हम ही जब शिकायत करेंगे तभी ये चीज़ें रुकेंगी। ओके, तो हम खुद भी कोशिश करेंगे कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां। अब 7वें के बाद आएगी बात किसकी, 8वां। जब बात 8वें की आ रही है तो हमें 8वें में क्या देखना है, साइंटिफिक में हमारा क्या होगा, जो साइंटिफिक रीजन है, जो हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें प्रोग्रेसिव पार्टिसिपेट करना है। मतलब समझे, जो हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र है इसमें हमें एक अमूल योगदान देना है, जिससे कि हमारा विज्ञान का क्षेत्र है, जो विज्ञान का क्षेत्र ऊपर जाए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में हम अपने देश को एक अच्छे पायदान पर ले जाना चाहें। ये बताओ, अब क्या कोई सरकार हमसे ज़बरदस्ती कह सकती है कि आप साइंटिस्ट बनो? नहीं कह सकती, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारी रुचि है विज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसमें अपना अच्छे से सहयोग दें, जो कि इनडायरेक्टली जाएगा सहयोग देश की डेवलपमेंट होने में। ठीक है, ये हो गया। अब 9वां आएगा क्या, प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, पब्लिक। ये बहुत चर्चे में है अभी। जब भी हमारे देश में कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हमारा सबसे मेन मोटिव क्या होता है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाकर आक्रमण कर देते हैं, जो कि सबसे बेकार है, सबसे गलत भी है। इस तरह के विरोध से हमारा ही नुकसान हो रहा है। सरकार का क्या नुकसान हो रहा है, सरकार अगर मानो आपने बस जला दी, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया, ये बनी किससे है, बस इस बात का उत्तर चाहता हूँ मैं। ये दोनों चीज़ बनी किससे हैं, ये बनी है टैक्स से। और टैक्स किसका है, हमारा। टैक्स हमने दिया, ये चली और ये बनी, और हम इन्हें तोड़ दिया, इनको जला दिया और ये तोड़ दिया। इसलिए ये बिल्कुल नहीं होना है। जो प्रॉपर्टी पब्लिक है उसको सुरक्षित रखनी है। ठीक है, अपने विरोध और तरीके से जाहिर करें, इसको नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये 9 हो गए। अब हम अपना चलते हैं 10वीं की ओर। ऊपर लेते हैं इसको। अब हम अपने 10वें कर्तव्य की ओर चलते हैं। हमारा 10वां जो कर्तव्य है वो फोकस्ड है किस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक ऐसा डेवलपमेंट होता है क्या, जिससे कि डेवलप्ड भी हो हमारा देश और उसका विनाश भी ना हो, क्योंकि ये एक बहुत मेन स्टेटमेंट है क्या, जब भी जहाँ पर भी विकास होगा, जिस स्थान पर विकास होगा तो वहाँ पर विनाश का होना अनिवार्य है। जब तक विकास चलेगा तो विनाश भी होगा। यही हम देख लें तो कैसे, बहुत नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। कैपिटल जो लेबर होती है हमारी, 2 तरीके की होती है, एक कैपिटल लेबर होती है, एक लेबर फोर्स होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सभी काम किससे होते जा रहे हैं, रोबोटिक मोड पर, या कह सकते हैं ऑटोमेटिक।
जबकि ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, इससे पहले किससे होता था? लेबर, ठीक है, लेबर से होता था। तो ये तो हो गया विकास, यहाँ पर हो गया विनाश। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है डेवलपमेंट भी हो और उस डेवलपमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट भी अधिक ना हो। क्या समझे? डेवलपमेंट भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी अधिक ना हो, ठीक है, मतलब लोगों के रोजगार भी ना छूटें और विकास भी होता रहे, लोगों का शोषण भी ना हो और विकास भी होते रहें, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखेंगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो किस में देखेंगे? हाईवेज में। हाईवेज निकलते हैं, लोगों की ज़मीन ले ली जाती है, ये तो डेवलपमेंट हो गया और ये हो गया विनाश हो गया, यहाँ विकास हो गया, यहाँ विनाश हो गया। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेगा हाईवे भी बने और प्लस कंपेंसेशन। जो कंपेंसेशन बनता है वह कंपेंसेशन दो, जमीन लो और अपना हाईवे बनाओ, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यही हम दूसरा एक देखते हैं, अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी चीज़ का और वहाँ केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है तो आप केमिकल का प्रयोग करें, प्लस जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनका तुरंत वहीं के वहीं क्या किया जाए? दोहन। इफेक्ट निकलने हैं केमिकल से तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था कर लें कि उसका दोहन कैसे करना है, ठीक है, उसका दोहन कैसे करना है और आप डेवलपमेंट करें। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ही यही है कि एक इस प्रक्रिया से विकास हो जिससे कि सबसे पहले व्यवस्था उस विकास से होने वाले विनाश को रोकने की हो। यही होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं, ये हमारे 10 हो गए, ये हमारे 10 हो गए। जो ये 10 थे ये तो हमारे मूल थे, ठीक है, और 11वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 11वां कौन सा है? वो हमारा शिक्षा, शिक्षा से संबंधित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो अब हमने अपने मौलिक कर्तव्य पढ़े, कितना सरल तरह से, सरल सीरियल और सरल तरीके से पढ़ लिए। ये बिल्कुल सीरियल वाइज मैंने पढ़ाया है और इसको आप याद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल है। आदर्श में हमारे 2 आ गए, आदर्श से 2 आ गए हमारे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद रक्षा से हमारे 2 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा कहां से आ गया? तीसरा हमारा नेबरहुड से आ गया। अब चौथा, सॉरी 2 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए, 5वां यहां से आ गया। अब 6वां, 7वां और 8वां ये कहां से आ गए? सबसे पहले हम यहां पे क्या लेंगे? कल्चरल। 7वां हम लेंगे क्या? एनवायरमेंटल। 8वां लेंगे क्या? साइंटिफिक। कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। यही हम 9 लेते हैं क्या? प्रॉपर्टी। और 10वां हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 11 हो गया एजुकेशन। देखिए मेन बात यह है, हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद कैसे करना है। ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, याद कुछ ही की जाती हैं, सभी नहीं की जाती हैं, ठीक है। ये अपने माइंड से प्रेशर हटा दो कि हमें सब याद करना है, याद कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, आप एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने माइंड में, जो आप समझ रहे हो वो चीज़ें, रटी हुई चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो हमने क्या आज हमने देखे 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज 11। अब देखो हम एक बार में कैसे रिवाइज करते हैं। आदर्श की 2,
आदर्श से हमारी 2 कर्तव्य बनते हैं, रक्षा से हमारे 2 कर्तव्य बनते हैं, 5वां हमारा बनता है किससे, नेबरहुड फीलिंग्स से, 6वां 7वां 8वां हमारा बनता है किससे, कल्चरल साइंटिफिक, कल्चरल एनवायरमेंटल और साइंटिफिक, और उसके बाद हमारा एक बनता है प्रॉपर्टी से, 10वां बनता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, और 11 बनता है एजुकेशन से। है ना सिंपल। अब यहाँ हम अपने एक मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है वो, जो हमारा फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है, ये 2 वे है। ठीक है, 2 वे। एक तो ये हो गया कौन सा, एथिकल, और दूसरी सिटीजनशिप वाइज। एथिकल में हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य, और ये हो गए हमारे नागरिक। अब आप कहोगे कि सर ये नैतिक और नागरिक हम कैसे समझेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर हम यही बात कहें क्या कि फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, फ्रीडम फाइटर्स, यहां इनको सम्मान देना है। ये बताओ, जब किसी व्यक्ति ने हमारे देश को आज़ाद कराया है, ठीक है, तो उसे हमें सम्मान देना है। तो ये हमारे अंदर से हमारे नैतिक गुण हैं। ठीक है, नैतिक गुण हैं। अगर आप, ठीक है, आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं, कोई नहीं आपको रोक रहा, दे लीजिए, देते भी हैं। देते वो हैं जो सिर्फ कही सुनी बातों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जिन्होंने कभी गांधी जी का एक पूरा स्वरूप नहीं पढ़ा, वो गाली दे देते हैं, कोई सज़ा नहीं है इसकी। लेकिन आपके जो नैतिक गुण हैं वो बहुत नकारात्मक हैं, और यही आपके नैतिक कर्तव्य है, इनको सकारात्मकता से देखना। लेकिन आप यही नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, आप इसको, इनकी अवहेलना कीजिए, आप इनकी अवहेलना कीजिए। तुरंत विधि द्वारा एक प्रक्रिया के तहत नियम बनेगा, कानून आएगा, जो कि इसके बन भी चुके हैं, और आपको इसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भले ही मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिफाइड है, ठीक है, अन्यायोचित है, अन्यायोचित, किसकी तरह, डीपीएसपी की तरह। लेकिन दोनों में वही एक समानता है, क्या, बाई लॉ, लॉ के तहत आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही हमारा है एथिकल ड्यूटीज़, और यहाँ पर होगी हमारी सिटीजनशिप वाइज ड्यूटीज़। ठीक है, ओके। आज का हमारा टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ तक कि हो सकता है आपको याद रहे हैं ये 11 ड्यूटीज़, यह मैंने कोशिश की है। ओके, थैंक यू।